तो इस बैच में सुबह सुबह कौन है जो सुबह सुबह भी थे? हैं? सारे? चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज से हम इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। और ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है कि नहीं? कर लो आराम से। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, परिचय के साथ। और अभी हम तकरीबन 1-2 दिन अर्थशास्त्र का परिचय देखते हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स किन किन चीजों से संबंधित है, और फिर हम उसके बाद इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो हम शुरू यहां से करते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होता क्या है, यहां से शुरू करेंगे। और आप लोगों को मेरे साथ साथ लिखना है। सुन लिया मैंने? सुन लिया? अब मैं यहां से ऐसे मुड़ूंगा, ऐसे बोलूंगा टीवी चला दो, तो मुड़ने तो दो। तुमने तो एकदम से डंडा कर दिया, टीवी चला दीजिए ना। तो हम दोस्तों यहां से शुरू करेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है या अर्थशास्त्र कहते किसको है। जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है और नोट्स बनाना है। जिसके पास ऑलरेडी नोट्स हैं वो सिर्फ उसमें अपडेट करता जाएगा। कॉमन सेंस से क्यों पूछ रहे? चलिए दोस्तों, तो ऑनलाइन सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिल्कुल बेसिक्स के साथ, बिल्कुल बेसिस से। चलो दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और मेरे साथ साथ आप लोग को साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहना है, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले ये कि अर्थशास्त्र का अर्थ बोले तो मीनिंग, कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। अगर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है संसाधनों के, आजा पढ़ा ले, आजा, ज्यादा चुल लो तो आजा। दोस्तों अर्थ संसाधनों के बेहतर उपयोग का अध्ययन। मतलब अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, हम उन संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन, उन संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें, इससे संबंधित अध्ययन को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या मतलब है? मतलब दोस्तों ये है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ये रिसोर्सेस, दैट इज संसाधन, आखिर ये रिसोर्सेस का मतलब क्या है, आखिर ये संसाधन हम कहते किसको है, रिसोर्सेस से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में हम 3 एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम 3 एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला एक उपभोक्ता, दैट इज कंज्यूमर। आप बाजार गए और आपने ये मार्कर खरीदा तो आप कहलाओगे कंज्यूमर। आप केजीएस में आए और आपने केजीएस में आकर एक बैच खरीदा तो आप क्या हो गए, मैंने ये शर्ट खरीदी, मैं क्या हो गया। दोस्तों यहां पर हम एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, यहां पर हम एक प्रोड्यूसर, उत्पादक के बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों उत्पादक, जिस बंदे ने ये शर्ट बनाई वो क्या है, जिस बंदे ने ये मार्कर बनाया वो क्या है, जिसने ये कैमरा बनाया वो क्या है, प्रोड्यूसर। और यहां पर हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में, बोले तो सरकार, जिसका काम है कि हमारे देश में कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को कंट्रोल करने का। तो गवर्नमेंट का काम है टू कंट्रोल द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, राइट। कैसे, आने वाली क्लासेस में सीखेंगे ना। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है, हम उन संसाधनों का बेहतर आवंटन कैसे करें, उन संसाधनों को बेहतर उपयोग कैसे करें। अब एक दूसरा सवाल कि सर संसाधनों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता क्या है, आखिर संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग क्यों करना चाहिए। दोस्तों संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग क्यों करना चाहिए ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि आखिर ये संसाधन क्या है, आखिर ये रिसोर्सेस क्या है। तो दोस्तों अगर आप एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यदि मैं एक कंज्यूमर हूं और मुझे ये शर्ट खरीदनी है तो मेरे पास सबसे पहले होना चाहिए मनी, मुद्रा, मेरे पास होना चाहिए टाइम, दैट इज समय। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या मुद्रा और समय एक कंज्यूमर के लिए रिसोर्सेस हैं या नहीं। दोस्तों आपको अगर कोई भी आइटम बाजार से खरीदना है और आप एक कंज्यूमर हैं तो आपके पास 2 चीजें होना अनिवार्य है, नंबर 1 मनी, नंबर 2 समय। तो एक उपभोक्ता के लिए जो संसाधन है वो है मुद्रा और समय। अब पॉइंट नंबर 2 कि आखिर कंज्यूमर को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग क्यों करना है। क्योंकि दोस्तों एक कंज्यूमर का उद्देश्य होता है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जो उपभोक्ता है उसका एक ही उद्देश्य है टू गेट सेटिस्फेक्शन। जैसे आप केजीएस में पढ़ने आए हैं दोस्तों, तो आपके लिए आपका एक ही उद्देश्य है बस कि पॉइंट नंबर 1 आपने क्या केजीएस को पैसा दिया, क्या आपने केजीएस को समय दिया दोस्तों, और वो क्यों दिया, क्योंकि आपको इतना बेहतरीन पढ़ाया जाए कि आप एग्जाम में पूरा का पूरा सॉल्व कर लें, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो हमेशा उपभोक्ता चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, और संतुष्टि कब मिलेगी, जब वह अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करेगा। बोलो समझ में आया?
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक उत्पादक के दृष्टिकोण से देखते हैं। एक उत्पादक के दृष्टिकोण से अगर हम संसाधनों को पहले समझें कि एक उत्पादक के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज क्या हैं, तो एक प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज हैं नंबर 1 लैंड, भूमि, जिस पर वह अपनी फैक्ट्री बनाता है। दोस्तों उसके लिए रिसोर्सेज हैं लेबर, श्रम, श्रम, जिसके माध्यम से वह क्या करता है दोस्तों, जो श्रम होगा वो काम करेगा, कंपनी में लेबर्स काम करेंगे। दोस्तों एक प्रोड्यूसर को चाहिए कैपिटल, पूंजी, जिससे वो कच्चा माल लेकर आएगा, वो ईंधन लेकर आएगा, वो दोस्तों अन्य चीजें मशीनें लेकर आएगा। एक प्रोड्यूसर को चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन, या कह लो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बोले तो संगठन, संगठन या कह लो उद्यमिता, संगठन या उद्यमिता। जैसे हमारा केजीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे किताबों में आपको ये 4 मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी क्लास में एक और जोड़ता हूं, दैट इज टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। अगर टेक्नोलॉजी होगी तभी देखिए हम पटना में खड़े होकर दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस दे पा रहे हैं। दैट इज टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। आइए वापस, एक प्रोड्यूसर के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, तकनीक या प्रौद्योगिकी। सबसे पहले एक प्रोड्यूसर के पास, अगर एक प्रोड्यूसर के पास लैंड होना चाहिए जिससे वो अपनी फैक्ट्री, नाउ लेट्स टॉक टू द केजीएस। अगर हम केजीएस की बात करें तो हमने ये जो क्लासरूम बनाया इसके लिए हमें क्या चाहिए था, नंबर 2 दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, जैसे मैं हो गया, हमारे जनाब हो गए, तो हम लोग क्या हो गए, लेबर हो गए। दोस्तों कैपिटल, पूंजी होगी। अब आप देख पा रहे हैं ये कैमरा है, ये एसी है, इतना बड़ा कंप्यूटर है, इतना बड़ा बोर्ड है, ये माइक है, तो हमने ये पूंजी थी तो हमने ये सब चीजें खरीदी ना। दोस्तों एक हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और टेक्नोलॉजी। तो हम इनको मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में एक दूसरे नाम से भी बोलता हूं और इन्हीं को मैं कहता हूं उत्पादन के साधन। पेपर में ये भी सवाल आता है सीधा, इन्हीं को हम कहते हैं उत्पादन के साधन। आप मुझे बताइए, जब एक प्रोड्यूसर को उत्पादन करना है तो उसके पास भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब ये बात करते हैं जिस तरीके से उपभोक्ता अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करे, क्योंकि दोस्तों उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए, ऐसे एक प्रोड्यूसर भी अपने संसाधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग करे सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना, टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। सो ऑलवेज अ प्रोड्यूसर इज फॉर अर्निंग मोर एंड मोर मनी। हमेशा ही जैसे एक उपभोक्ता चाहता है कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, इसी प्रकार से उत्पादक चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित हो सके ना। इसी प्रकार से अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जैसे कंज्यूमर, एक बात आप और समझो कि जो कंज्यूमर है वो करता है डिमांड, बोलो जी हाँ या ना। कंज्यूमर क्या करता है, मांग, और इसकी मांग को पूरा कौन करता है, कैसे, सप्लाई करके, आपूर्ति। तो डिमांड किसका टॉपिक है, डिमांड किसका टॉपिक है, और सप्लाई किसका टॉपिक है, बोलो यस। अब हम अगर सरकार की बात करें तो सरकार क्या करती है, पूरे देश की इकोनॉमी में, पूरे देश में डिमांड और सप्लाई को ठीक तरीके से मेंटेन करती है। और जैसे कंज्यूमर का उद्देश्य है संतुष्टि और प्रोड्यूसर का उद्देश्य है लाभ, इसी तरह सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा ज्यादा समाज कल्याण होना चाहिए। तो सरकार चाहती है कि ज्यादा ज्यादा देश में क्या हो, समाज कल्याण हो। तो दोस्तों अगर मुझे एक लाइन में इकोनॉमिक्स की मीनिंग बतानी है तो मैं कहूंगा इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इन सबको भी खत्म करके बिल्कुल अगर सरल से सरल भाषा में कोई मुझसे पूछे कि सर इकोनॉमिक्स क्या है, इसे आप समझाइए, तो मैं उसे एक ही लाइन में कहूंगा कि संसाधन जो है उनके बेहतर उपयोग को कैसे करें, इससे संबंधित सब्जेक्ट कहलाता है इकोनॉमिक्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। जैसे लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो आपके लिए रिसोर्सेज क्या है, आपके लिए रिसोर्सेज हैं नंबर 1 योर टीचर्स, नंबर 2 योर प्रीशियस और बहुमूल्य समय, और नंबर 3 आपके बुक्स, आपके स्टडी मटेरियल। तो अगर हम बात करें तो एक विद्यार्थी के लिए संसाधन क्या है, तो एक विद्यार्थी के लिए संसाधन का मतलब है दोस्तों टाइम, टीचर्स एंड बुक्स, टाइम, टीचर्स एंड बुक्स। तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्व है, या अर्थशास्त्र विद्यार्थियों को क्या सिखाता है, तो अर्थशास्त्र विद्यार्थियों को यह सिखाता है कि आपका जो अंतिम लक्ष्य है कि उस लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए सिलेक्शन में, और वो लिस्ट में नाम जब आएगा जब आप अपने संसाधन टाइम, टीचर्स एंड बुक्स का बेहतर उपयोग करेंगे। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इज इट ऑल राइट भाई? पहली 5 बैठे हुए, कहां बैठेगा भाई तू? नाउ दिस इज कॉल्ड दोस्तों इकोनॉमिक्स, राइट। समटाइम्स हमारे स्टूडेंट के दिमाग में एक और प्रश्न आता है, और आपके मन में एक और प्रश्न आना चाहिए कि सर एक बात ये बताएं कि यदि मान लो, नहीं आप ये बताएं कि संसाधनों का बेहतर उपयोग क्यों करना चाहिए। तो एक विषय तो समझ में आ गया। दूसरी बात, व्हाई वी मस्ट यूज द रिसोर्सेज वेरी ऑप्टिममली, क्यों हमें संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से आना चाहिए। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 1, संसाधन सीमित होते हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना। जैसे आपके पास, अगर आप कंज्यूमर हो तो क्या मनी और टाइम सीमित है या नहीं, तो दोस्तों रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड, और वी कैन से दैट स्केयर्स। दूसरी बात अगर हम करें, संसाधन जो है पहले से ही सीमित है और उनकी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड। तो दूसरी बात करें तो अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं। और तीसरी बात करें दोस्तों, पहली बात तो संसाधन पहले से ही सीमित है, उनकी इच्छाएं प्राप्ति की क्या है, असीमित है। और तीसरी बात करें तो ऑल्टरनेट यूज। ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब है, ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब है वैकल्पिक उपयोग, और ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब है वैकल्पिक उपयोग। जो संसाधन है उनका उपयोग क्या है, वैकल्पिक उपयोग। वैकल्पिक उपयोग का मतलब होता है बहुत ही सरल भाषा में, एक संसाधन के अनेक उपयोग, एक संसाधन के अनेक उपयोग। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ लैंड, भूमि। आप मुझे सारे स्टूडेंट बताएं कि भूमि सीमित है या नहीं, क्या उसकी इच्छाएं असीमित है या नहीं। जैसे आपके पास आज 2 घर हैं या 2 जमीनें हैं, तो क्या आप चाहते हो कि तीसरी जमीन भी आ जाए, चौथी भी आ जाए? तो पहले से ही क्या है, इच्छाएं क्या है। और तीसरी बात बताइए दोस्तों कि क्या भूमि के प्रयोग बहुत सारे होते हैं। अपन भूमि को घर बनाने में उपयोग करते हैं, अपन भूमि को खेती में उपयोग करते हैं, अपन भूमि को फैक्ट्रीज बनाने में उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब उसके यूजेस क्या है, बहुत सारे, अनेकों उपयोग। तो अब हमें अपने भूमि को बेहतर तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। एंड द सब्जेक्ट, ये जो हमें सिखाता है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आई होप मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी अर्थशास्त्र का मतलब बहुत ही सरल शब्दों में सीख चुके हैं। बोलो जी यस, दैट्स इट।
थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं और थोड़ी सी बात आगे करता हूं। इकोनॉमिक्स क्या होता है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र को क्या आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना? तो जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के जो इकोनॉमिक्स है उसको हमने क्या किया कि अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो जो इकोनॉमिक्स है, अगर हम बात करें द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जो अर्थशास्त्र है इसकी शाखाओं को हमने, अर्थशास्त्र अपने विषय को दो बड़े बड़े शाखाओं में बांट दिया। एक हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज समष्टि अर्थशास्त्र। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड माइक्रो, अनदर वन इज कॉल्ड मैक्रो। इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसको दो शाखाओं में बांट दिया। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं माइक्रो। दोस्तों माइक्रो का मतलब बहुत बड़ा, अरे छोटा। दोस्तों इसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें जिसमें आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक जिसमें आर्थिक जिसमें आर्थिक गतिविधियों को जिसमें आर्थिक गतिविधियों को एक छोटे स्तर पर, छोटे स्तर पर या कह लो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जहां इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स बोले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन यहां पे एक वर्ड आया है आर्थिक गतिविधि। तो आइए पहले मैं आपको ये समझा दूं, आप अलग से लिख सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। दोस्तों आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है, आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है कि वे गतिविधियां जिन गतिविधियों में हम शामिल करते हैं उत्पादन, नंबर 1 प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वितरण, वितरण, देन नंबर 3 एक्सचेंज, विनिमय, विनिमय, एंड नंबर 4 कंजम्पशन। पहले तो हम इन चार चीजों को समझने का एक प्रयास करेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर हम आपके साथ डिस्कस करें और आपको समझ में ना आए, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप, यदि मुझे सुन रहे हैं तो समझ में अपने आप आ जाएगा, बस आपका काम है सुनने का। आप सुन ही नहीं रहे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। समझना, हम इकोनॉमिक गतिविधियों में हम चार चीजों को शामिल करते हैं। आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, आप मुझे बताओ कि उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं। जैसे ये चेयर, क्या आप इस चेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये वस्तु हो गई, जैसे हम बोलते हैं गोचर, बोले तो टेंजिबल इन नेचर। दूसरा होता है सर्विसेज, सेवाएं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हम देख और छू नहीं सकते हैं। जैसे टीचिंग, मैं आपको सेवा दे रहा हूं, बैंकिंग, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन है, बोलो जी यस ना। खैर अब देखिए उत्पादन का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन से। जैसे सरल भाषा में, मेरी दिल्ली में फैक्ट्री है और ये शर्ट मैं प्रोड्यूस करता हूं, ये मेरी खुद की कंपनी की शर्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोडक्शन किया। क्या ये समझ में आया ना? प्रोडक्शन हो गया, मेरे प्रोडक्ट्स बनकर फैक्ट्री के अंदर तैयार है। मैंने दोस्तों उस प्रोडक्शन को, अब उस प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजे, जिससे कॉल क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। सही है। जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आप थोड़ा सा बारीकी से समझो कि दोस्तों ये जो दो काम है, ये जो दो काम है उत्पादन और वितरण, ये उत्पादक से संबंधित है, दे आर रिलेटेड विद द प्रोड्यूसर, और यहाँ पर प्रोड्यूसर का काम है। अब जब मार्केट में प्रोडक्ट पहुंच गया, मार्केट में प्रोडक्ट पहुंच गया, पहुंचने के बाद वहां पर एक कंज्यूमर आया और उस कंज्यूमर ने पैसा दिया और मेरी शर्ट खरीदी, दिस इज कॉल्ड विनिमय, बोलो जी यस। अब वो घर पर गया और शर्ट को पहनी और दोस्तों अपने प्रेमिका के साथ डेट पर गया, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन। समझ में आया कि नहीं? और लड़कियां अपने प्रेमी के साथ, अरे बोलो यस दोस्तों, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन, बोलो समझ गए? इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी उम्र यही करने की, अभी नहीं करोगे तो क्या हमारी उम्र पे करोगे, बीवी आने के बाद, और गलती से बीवी को पता चल गया, तलाक, खत्म बात। कमान, सही है कि नहीं? इसलिए सही समय पर सारे काम करने चाहिए दोस्तों। तुम्हारे समय पर हम एक साथ 3-3, 4-4 से काम करते थे अपना ना। अगर आप गौर से देखें, अगर आप पहुंचेगा नहीं वहां तक, क्योंकि अपनी मैडम को हमने बहुत कॉन्फिडेंशियली सीक्रेट रखा है। आपकी किसी भी आप एड़ी चोटी कदम लगा दें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी मैडम है कौन। तो दोस्तों ना तो कहीं सोशल मीडिया पे मिलेगी, ना कहीं भी मिलेगी, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको मैंने बहुत संभाल के रखा है, राइट। तो अगर हम बात करें दोस्तों, और क्लास की बातें सिर्फ क्लास तक ही रहती है, मैडम के सामने तो हम ये बोलते हैं कि मैंने तो जीवन में सिर्फ पढ़ाई की और पढ़ाया। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये उपभोक्ता का काम है। ये किसका काम है? उपभोक्ता, कंज्यूमर। जरा ध्यान से देखिए, कंज्यूमर मार्केट में पैसा लेके पहुंचता है और वस्तुओं को खरीदता है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। एंड दोस्तों बाद में जाकर कंज्यूमर उनको यूज करता है, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो अगर हम बात करें, ये चार आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं और इन्हीं को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। जरा ध्यान से देखना, अब जब हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक छोटे लेवल पर या एक व्यक्तिगत स्तर पर, किसी एक व्यक्तिगत, जैसे एक व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, इसी को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है दोस्तों। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैं इसके एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे एक उपभोक्ता की मांग, एक उपभोक्ता की मांग, द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। अगर हम बात करें, यदि मैं अध्ययन करूं कि किसी एक उपभोक्ता की मांग क्या है, तो उसे हम कहेंगे जैसे एक उत्पादक की आपूर्ति का अध्ययन, द स्टडी ऑफ अ सिंगल, द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर एंड द सप्लाई ऑफ अ सिंगल प्रोड्यूसर, द सप्लाई ऑफ अ सिंगल प्रोड्यूसर। अगर हम बात करें, यदि मैं एक उत्पादक की सप्लाई की स्टडी करूं तो इसे भी हम कहेंगे क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम स्टडी करें किसी एक कंपनी के लागत की, इस कंपनी की कॉस्ट कितनी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि मैं स्टडी करूं किसी एक बाजार की, एक मार्केट की, दिस इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट ऑल राइट? और दोस्तों जब मैं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, जब हम इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, द
स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। जब हम इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक बड़े स्तर पर करते हैं, एक बड़े स्तर पर, और एक कहें बड़े या कह लो व्यापक स्तर पर, व्यापक स्तर पर, या कह लो एक राष्ट्रीय स्तर पर, एट द लेवल ऑफ द कंट्री, राष्ट्रीय स्तर पर, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे फिर से समझो बड़े प्यार से, जब मैं किसी एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन करूं, एक उत्पादक की आपूर्ति का अध्ययन करूं, दिस इज कॉल्ड माइक्रो। यदि दोस्तों मैं एग्जाम्पल दोस्तों, यदि मैं संपूर्ण देश में गरीबी के स्तर का मापन करूं कि हमारे भारत में गरीबी का स्तर क्या है, तो उसे क्या कहेंगे? अगर हम बात करें पूरे देश में बेरोजगारी का अध्ययन, तो वो क्या है? दोस्तों हम बात करें पूरे देश में हमारा जो देश है वो आयात और निर्यात कैसा करता है, इसका अध्ययन, तो क्या कहलाएगा? अगर मैं स्टडी करूं दोस्तों पूरे देश की राष्ट्रीय आय, हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बात समझे? थोड़ा सा और ध्यान से सुनना मुझे। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम डिमांड की बात करते हैं, हम सप्लाई की बात करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम डिमांड की जगह हम एडी का अध्ययन करते हैं। एडी बोले तो एग्रीगेट डिमांड, एडी बोले तो एग्रीगेट डिमांड, हिंदी में संपूर्ण मांग। समझेंगे प्लीज? जैसे दोस्तों यदि हम किसी एक बंदे की मांग का अध्ययन करें, क्या नाम है आपका? ज्योति। यदि हम ज्योति की मांग का अध्ययन करें तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? और हम पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी ज्योतियां हैं, राइट, उसका अध्ययन करें, दिस इज कॉल्ड मैक्रो, एग्रीगेट डिमांड। समझना, यदि सिर्फ एक बंदे की मांग तो कहलाती है मांग। माइक्रो मैक्रो क्या तेल लेने, पहले दूसरी बात समझो। यदि हम एक बंदे की अध्ययन करें, एक बंदे की मांग, तो उसे बोलते हैं मांग। यदि हम बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं की मांग, एग्रीगेट डिमांड, एडी। बोलो एडी, समझ में आया? यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि किसी एक कंपनी की कितनी सप्लाई है, तो उसे सिंपल बोलते हैं सप्लाई। माइक्रो है, ठीक है, वो तो आ गया, उसे बोलते हैं सप्लाई। यदि हम पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं हम उनकी सप्लाई की स्टडी करें तो उसे बोलते हैं एएस, बोले तो एग्रीगेट सप्लाई। तो ये बताओ पहले तो मुझे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कांसेप्ट समझ में आ गया है नहीं? समझ में आ गया है नहीं? तो यदि हम किसी, जैसे एक कंपनी है, धन्यवाद दोस्तों, ये कंपनी है, अगर हम सिर्फ इस कंपनी, ये कंपनी कितनी कुर्सियां बनाती है तो हम सिर्फ इसकी स्टडी करें, कितनी सप्लाई करती है, तो ये क्या है? और दोस्तों पूरे, और इसे सिंपल बोलेंगे सप्लाई। और हम बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कुर्सी बनाने वाली कंपनी है उनकी सप्लाई कितनी हुई, तो उसे बोलेंगे, एंड दिस इज रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे लग रहा आप समझ गए। तो एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक राष्ट्र और व्यापक स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। सही है, आगे चलें दोस्तों। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। दोस्तों इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, बोले तो कीमत सिद्धांत। क्यों कहते हैं, पहले मैं इस पर बात करूंगा। देखिए, पढ़ने और पढ़ाने के दो तरीके हैं। मैंने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि नहीं, आप सोच रहे होंगे, ओहो गुरुजी ने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, तो आप कहोगे यस, कहते ही होंगे। बोलो जी यस। तो आपने सुन लिया और लिख लिया और आप घर गए रट्टा मार रहे हैं, बस खत्म। लेकिन एक दूसरा स्टैंडर्ड भी है पढ़ाने का कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं। अगर हमने ये सीख लिया तो हमें जीवन भर के लिए याद हो गया। क्या बिल्कुल सही है? तो जरा ध्यान समझना, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में। अभी आप अगले 10 सेकंड में बोलेंगे, बस सुनना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई। अब मुझे बताइए, आज मंडी में या नीचे बाजार में टमाटर का प्राइस क्या है? अबे प्राइस नहीं पूछ रहे, आगे तो सुनो। क्या सभी टमाटर खरीदने आ रखे गए यहाँ पर? टमाटर का प्राइस पता है, इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं पता? अबे रुको मेरे भाई, पूरा सेंटेंस तो सुन लो। भावनात्मक कितना आने का, टमाटर का प्राइस क्या गया? बस 60 रुपए। तो क्या ना, हमारे मोहल्ले 50 के बिक रहे थे। दोस्तों ध्यान सुनिए, आज बाजार में टमाटर का प्राइस क्या है, यह है किसके आधार पर तय होगा कि आज बाजार में टमाटर की डिमांड क्या है, आज बाजार में टमाटर की सप्लाई क्या है। यदि मान लो टमाटर की डिमांड हुई ज्यादा और सप्लाई हुई कम, तो प्राइस क्या होगा? और टमाटर की डिमांड हुई कम और सप्लाई हुई ज्यादा, तो प्राइस क्या होगा? तो इसका मतलब जो प्राइस है, जो कीमत है, वो किससे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत कहते हैं। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इसे हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी तो समझना होगा। ये थोड़ी ना कि दोस्तों अन्य शिक्षक पूरे हिंदुस्तान में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या कर रहे हैं, बस इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, किताबों में लिखा है वही पढ़ा के चले गए, क्लास में गाना गा दिया, तुम लोग भी सोच रहे हो गया। लेकिन जब तक आप विषय के अंदर नहीं घुसेंगे, जब तक विषय के अंदर भाव प्रकट नहीं होगा, जब तक वो सब्जेक्ट में स्वाद नहीं आएगा। आप समझना, आज आप सीख गए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और आप ये भी सीख गए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये भी समझो। रुक जाओ और समझो, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। जैसे एक कंपनी की लागत का अध्ययन करते हैं, द रीजन इज व्हाट। क्या अगर हमने कंपनी की लागत का अध्ययन किया तो हमें समझ में आएगा कि इस कंपनी की लागत क्या है, ज्यादा है, इस कंपनी की लागत क्या है, कम है। दोस्तों अब जब कंपनी की लागत ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोलो यस। तो हम लागत को कैसे कम करें, इसके डिसीजन, इसके निर्णय हम कहां से ले पाएंगे कि हमें ये पता हो कि लागत है क्या, लागत कितनी है, लागत कैसी है। इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि कैसे मैं उपभोक्ता बनकर एक अच्छा व्यवहार करूं और मुझे ज्यादा संतुष्टि मिले। जैसे दोस्तों कल हमारी एक फ्रेंड, लाइक कोई फीमेल फ्रेंड है, पुरानी कोई हमारे रिश्तेदार के माध्यम से, और वो अपने कल बच्ची को इंजेक्शन लगवाने गई। तो एक डॉक्टर ने दोस्तों 3 वैक्सीन लगा दी, वैक्सीनेशन करवाने, रूटीन वैक्सीनेशन होता है बच्चों की, तो टीकाकरण। तो दोस्तों एक प्राइवेट क्लिनिक पर वैक्सीनेशन कराने गए और उनसे दोस्तों 7200 रुपए ले लिए। तो चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात क्या है, एक वैक्सीन जो लगनी नहीं थी 3 महीने पहले लगी थी वो लगवा दी। तो दोस्तों वो लगा दी, तो उसने क्यों लगाई? क्योंकि उसे क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। अरे बोलो यस। तो वो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है, एवरीवन क्या है, सही बात है। अब दोस्तों अगर वो वहां पे जागरूक होती, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर इतना अवेयर होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए कि वो ठीक ढंग से डिमांड कर पाए, ठीक प्रकार से डिमांड कर पाए। तो अगर वो जागरूक होते तो वो अपने पर्चे में जो लिस्ट होती है उसमें देख लेते यार ये वैक्सीन तो लग चुकी, तो दोस्तों उन्हें ठगा नहीं जाता। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि हम डिमांड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डिमांड क्या होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझना, इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स
पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? भाई देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया कि हम पढ़ते हैं गरीबी का स्तर, और अब आप समझो कि गरीबी देश में कब होगी। गरीबी देश में जब होगी जब आय के वितरण में असमानता होगी। आप मेरी बातों को समझिए और बढ़िया तरीके से सीखिए। यदि दोस्तों आय के वितरण में असमानता है, मतलब देश में कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैविंग मोस्ट ऑफ द मनी, ज्यादा पैसा है उनके पास, एंड कुछ ऐसा तबका है दे आर हैविंग लेस ऑफ द मनी, बहुत कम पैसा है। बोलो जी यस। मतलब जो आय का वितरण है वो बड़ा असमान है। अगर आय का वितरण असमान होगा, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, आय का वितरण असमान होगा, तो ये जो लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है ये हमेशा अमीर होते जाएंगे और गरीब हमेशा गरीब होता जाएगा। इसलिए दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि जिससे जो हमारी इनकम है, जो हमारी आय है, हम देखो इनकम जो हमारी आय है इसका हम ठीक प्रकार से वितरण कर सकें, इसको हम ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने लोगों को हम रोजगार प्रदान कर सकें, तो इसी को बोलते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इज इट ऑल राइट? अगर हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, आप हेडिंग लिख सकते हैं अलग से, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थशास्त्र से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, राइट? तो हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इसमें जैसे आप सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक दोस्तों हम कहते हैं एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ। अब आखिर हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1770 में एक किताब लिखी, थ्योरी 1770 में बैंक में चला गया था कि हिंदुस्तान की सबसे पहली बैंक है जिसकी स्थापना 1770 में हुई, अभी अभी आज नीचे पढ़ा के आया, और जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो चलो खैर, 1776 में एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी अंग्रेजी में सोचना क्योंकि किताब का नाम ही है, एडम स्मिथ को हिंदी नहीं आती थी। दोस्तों इसको हम सरल भाषा में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन इस किताब का पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ साहब ने 1776 में एक किताब लिखी और इस किताब में इकोनॉमिक्स के पहली बार सिद्धांत दिए। तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पर अर्थशास्त्र संबंधी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहली बार इसी किताब से आए, इसको हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। और पहली बार व्यवस्थित तरीके से एडम स्मिथ साहब ने अर्थशास्त्र जैसे विषय पर बात करी। हालांकि ये इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ये तो एक फिलोसोफर थे। अभी ये विषय था ही नहीं तो अर्थशास्त्री होते कैसे? तो ये तो एक फिलोसोफर थे और बाद में इन्होंने किताब लिखी। बोलो यस। इनकी एक और फेमस किताब है जो 1757 में आ गई थी, पहली थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऐसे भी सवाल आते हैं कि एक प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भी किसने लिखी? एडम स्मिथ। इज इट ऑल राइट? तो हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या मानते हैं? जनक, राइट? तो थोड़ी हम आगे बात करें और हम कहते हैं कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ, पहले हम लिखेंगे मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। दोस्तों जो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, दोस्तों हम समष्टि अर्थशास्त्र के जनक मानते हैं किसको? इनका नाम है जेएम कीन्स। पूरा नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो मेरे प्यारे साथियों जो जेएम कीन्स साहब हैं, तो जेएम कीन्स साहब को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर मानते हैं। और इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है कि दोस्तों इन्होंने लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधी बहुत सारे काम किए। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। ये लो दोस्तों, और ये किताब लिखी 1936 में, 1936 में। दोस्तों अगर हम बात करें तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये देखिए कहीं ना कहीं अभी तो हमने आपको पढ़ाया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसी पर दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1936 में जिसका नाम दिया था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसलिए हम समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जेएम कीन्स को। बोलो जी क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक, तो आपको अलग अलग किताबों में हो सकता है अलग अलग आंसर मिले, लेकिन जो मेरी रिसर्च कहती है, मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं एल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक मानता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से, वर्ल्ड के अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, मैं कुछ इकोनॉमिस्ट को मैं पढ़ता हूं, तो कुछ अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को ही लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लास में बोलता हूं कि एल्फ्रेड मार्शल इज एक्चुअली द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली बार दोस्तों एल्फ्रेड मार्शल साहब ने 1932 में, 1932 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की जो किताब है, एक्चुअली जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ही पहली किताब है पूरी दुनिया में जिसमें डिमांड, जिसमें सप्लाई की थ्योरीज दी गई, जो मांग और आपूर्ति की जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, वो यही किताब देती है। इसलिए मैं इस बेसिस पर एल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहता हूं। बोलो समझ में आया? दोस्तों ये तो बात होगी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के जनक की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चल रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में मैं चौथे फैक्ट्स पर बात करता हूं। अब अगर हम बात करें चौथा फैक्ट, नंबर 4, मेरे प्यारे साथियों आप सबको पता होगा कि नोबेल प्राइज मिलता है, किसके याद में मिलता है? एल्फ्रेड नोबेल। जल्दी से बताइए कितने फील्ड्स में मिलता है? 6 फील्ड। बोलो जी यस। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राइज का नाम, कि अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का नाम कुछ और ही है और थोड़ा अलग है। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का नाम है सॉरेजिस कह लो, रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, इन इकोनॉमिक साइंस। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का नाम है आर्थिक विज्ञान में सॉरेजिस रिक्स बैंक पुरस्कार।
ये नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि गुरुजी इतना ऊटपटांग नाम कैसे है, स्वरेजिस, रिक्सबैंक, ये सब क्या है? दोस्तों एक्चुअली यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे भारत की केंद्र बैंक का नाम बताइए, आरबीआई कब बनी? 1935। बोलो यस मेरे प्यारे साथियों। और अभी अभी आपने बताया कि अल्फ्रेड नोबेल की क्लास में अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप जल्दी से बताइए कि अल्फ्रेड नोबेल कहां के थे? स्वीडन के। स्वीडन के। तो दोस्तों आपको यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो स्वरेजिस, चलो अलग से लिख देता हूं मैं, फैक्ट नंबर 5, जो स्वरेजिस रिक्स बैंक है, जो स्वरेजिस रिक्स बैंक है दोस्तों, ये वर्ल्ड्स, पूरी दुनिया की पहली केंद्र बैंक है। पहली या दुनिया की पुरानी या सबसे पुरानी, चलो आप ये चाहे पहली ऐसे बोल दो, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी जो केंद्र बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, इसका नाम एक्चुअली स्वरेजिस रिक्स बैंक है। और ये बाय डिफॉल्ट, पहले तो ये बताता हूं, इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1668। लो जी कर लो बात, 1668। हमारा दोस्तों आरबीआई तो अभी का 1935। दोस्तों 1668 में दुनिया की पहली केंद्र बैंक बनाई और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय वहीं पर है जहां पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, दैट इज स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन। दोस्तों इसलिए इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का नाम क्या दिया गया? स्वरेजिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। बताओ आनंद आ रहा है? और दोस्तों अगर मैं थोड़ी और फैक्ट्स की बात करूं तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल प्राइज, जो अर्थशास्त्र का सबसे पहला नोबेल प्राइज है ये, और मैं एक बात यहां पर ऐड कर दूं, अभी अभी आप सभी ने मुझे बताया कि अर्थशास्त्र लेके टोटल 6 विषयों में नोबेल प्राइज मिलता है, कितने सब्जेक्ट्स में? तो यहीं पर मैं थोड़ा और आपके ज्ञान में एक बात लोड कर दूं कि सबसे आखिरी जो विषय नोबेल प्राइज का है वो अर्थशास्त्री है, और सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया 1969 में, 1969 में। तो अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें सबसे पहला जो नोबेल प्राइज है वो दोस्तों दिया गया 1969 में, और ये दो लोगों को एक साथ दिया गया, एक रेगनार फ्रिश और दूसरे जेन टिनबर्जन। दोस्तों एक बार में दो लोगों को पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया, रेगनार फ्रिश एंड जेन टिनबर्जन। इज इट ऑलराइट? और दोस्तों रेगनार फ्रिश वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो शब्द दिए, माइक्रो और मैक्रो शब्द दिए। तो दोस्तों व्यष्टि और समष्टि शब्द देने वाले पहले व्यक्ति हैं, और जो हैं वो हैं रेगनार फ्रिश। अगर हम बात करें कि रिकॉर्डिंग भी दीजिए, अगर हम बात करें कि रिकॉर्डिंग भी दीजिए, अगर हम बात करें कि व्हाट इज लाइक, हाँ यहाँ पे हम कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज क्या है, समझ गए, नोबेल प्राइज का नाम कहां से आया वो भी समझ गए, पहली बार नोबेल प्राइज कैसे मिला वो भी समझ गए। बोलो जी यस। अब समटाइम्स एग्जाम में क्या पूछा जाता है ना, सेकंड लगाइए, समटाइम्स एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो समटाइम्स एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो नोबेल प्राइजेस हैं जो वो किसे किसे मिले, तो हमें ये पता होना चाहिए। लगाइए तो दोस्तों एक सेकंड देना आप मुझे। और 2025 का नोबेल प्राइज कैसे मिला? बोलो जी यस। 2023 का एग्जामिनर कभी-कभी बहुत स्मार्ट होता है, एग्जामिनर कभी-कभी एक आध साल पुराना नहीं, कभी 2 साल पुराना पूछ लेता है कि जैसे आपको कितनी अवेयरनेस है, कितनी जागरूकता है, इस उद्देश्य से। तो हम अपनी क्लास में जब तैयारी करते हैं तो हम एटलीस्ट 3 वर्षों के नोबेल प्राइज को पढ़ के जाते हैं, और उससे अगर पीछे के आ गए तो समझ लेना किस्मत ही खराब थी तुम्हारी, और वो नहीं आता कभी। जनरली हमेशा 1 या 2 या मैक्सिमम 3 सालों के नोबेल प्राइजेस के बारे में पूछते हैं। बोलो जी यस। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है इसके नोबेल प्राइज की बात करते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया सबसे लास्ट में दिया गया, और नोबेल प्राइज पे थोड़ी और चर्चा कर लें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 विषयों के जो नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नोबेल प्राइज है, बोलो शांति। जब मैं बोलूंगा तब, जब मैं कहूंगा बोलो तब बोलना है। दोस्तों शांति का जो नोबेल प्राइज है ये कहां मिलता है? ओस्लो, नॉर्वे में। याद रखना कि दोस्तों एक ऐसा विषय है दैट इज पीस, शांति, इसका नोबेल प्राइज ओस्लो में वितरित होता है, नॉर्वे के ओस्लो में, और बाकी 5 विषयों का नोबेल प्राइज कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन। दोस्तों ये है क्लाउडिया गोल्डन, इन्हें 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 2023 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है ये दिया गया क्लाउडिन गोल्डन को। तो क्लाउडिन जो गोल्डन है, शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, और समटाइम ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, और आप बिल्कुल याद करके नहीं जाइए, किस्मत ही खराब होगी तो ये भी पूछ लेते हैं कि क्लाउडिया गोल्डन को, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किस विषय के लिए, किस काम के लिए मिला? राइट, किस काम के लिए? आप कोई ना कोई काम करेंगे, कोई ना कोई रिसर्च करेंगे, तब आपको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो क्लाउडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज दिया गया, इन्होंने काम किया द वुमेन्स सिचुएशन इन द वर्कफोर्स, या लाइक इन द लेबर मार्केट, कि जो श्रम बाजार है, मैंने पढ़ा श्रम के बारे में, तो जो श्रम बाजार है, जो लोग काम करते हैं, इसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, जो उनमें महिलाओं की दशा कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसके बारे में अध्ययन किया। राइट, पिछले साल 2024 का जो नोबेल प्राइज था, थैंक यू, 2024 का जो नोबेल प्राइज था वो इन 3 लोगों को दिया गया। आपको ऐसे नाम याद रखने बड़े मुश्किल है, लेकिन आप याद रखना डेरेन साइमन जेम्स, बस ऐसे याद रख लो कि ये नाम याद ऐसे रखना बहुत आसान है। क्या? DSJ, डेरेन साइमन एंड जेम्स। एवरीवन, क्या? डेरेन साइमन एंड जेम्स, डेरेन साइमन एंड जेम्स, बोलो क्लियर? तो डेरेन साइमन जेम्स, इन 3 लोगों को 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। इसी प्रकार से 2025 के नोबेल प्राइज की बात करें, 2025, तो जो 2025 का, ये जो 2025 का नोबेल प्राइज है, ये दोस्तों ये देखो यहाँ पे लिखा है था स्वरेजिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। 2025 का नोबेल प्राइज इन 3 लोगों को दिया गया, जॉयल फिलिप पीटर, बस याद रखना है, और सब भूल जाओ, JPP, बस ऐसे याद रखना, JPP, ऐसे ऑप्शन देखोगे कर लोगे, JPP। दोस्तों जॉयल फिलिप पीटर, एवरीवन, जॉयल फिलिप पीटर, एवरीवन,
जॉयल फिलिप पीटर। दोस्तों इन 3 लोगों को 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया। सो दिस इज हियर। आप अपनी कॉपी में या तो अभी लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप घर पर बैठ के आराम से नोट्स बनाइएगा, चाहे जब भी, चाहे आपको मेरे साथ बनाना है, घर पे बनाना है, वो आप जाने। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ाऊं फिर उसे डिक्टेट करके लिखवाऊं, इट इज क्वाइट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे, क्लास में नोट्स बनाएंगे, आप मेरे साथ साथ भी बनाते जाइए, जो छूट रहा है वो आप घर पे बनाते जाइए, सबसे बेस्ट तरीका है। बोलो जी यस। मतलब 70-80% यहीं पे बना लीजिए, और जो चीजें छूट रही हैं तो आपकी क्लास के तुरंत बाद ये फाइल अपलोड भी होती है आपके पास, तो आप उसको देख के घर पे बना लीजिएगा। कम ऑन यस नॉट। सो दैट आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा घर पे और आपकी चीजें और स्ट्रांग भी हो जाएंगी ना। तो 2023 का नोबेल प्राइज क्लाउडिया गोल्डन को मिला। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स एंड ऑल, मतलब महिलाओं और श्रम बाजार के बारे में काम किया। ये 2024 का नोबेल प्राइज है, 2025 का। चूंकि हम ये पढ़ रहे थे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई होप थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलो देखो, तो अभी तक की क्लास की अगर दशा की बात करी जाए तो अभी तक की क्लास में हमने ये पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरी बात कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को हम इसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, हमने ये भी सीख लिया, और देन हमने कुछ फैक्ट्स भी सीख लिए। कम ऑन यस, कि अर्थशास्त्र विषय कब जन्मा, 1776 में, नोबेल प्राइज किसको मिलता है, ये तमाम बातें हमने कर ली। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, उस शब्द को देखते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, बोले तो अर्थशास्त्र। अब हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि आखिर एक और वर्ड होता है, दैट इज इकोनॉमी, बोले तो अर्थव्यवस्था। तो आखिर ये इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होता है? सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी? ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है? आपने तमाम बार सुना भी है, कभी आप सुनते हैं अर्थशास्त्र तो कभी आप सुनते हैं अर्थव्यवस्था। बोलो यस। तो मैं इसको समझाते हुए एक स्टेटमेंट दे सकता हूं अपनी क्लास में, और स्टेटमेंट ये है कि जो अर्थशास्त्र है ये एक सब्जेक्ट है, यह एक सब्जेक्ट है, बोले तो विषय। इसीलिए दोस्तों यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, अर्थशास्त्र विभाग, अर्थशास्त्र की किताबें होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट द इकोनॉमी इज, तो मैं अपनी क्लास में बोलूंगा कि यह कोई भी विषय नहीं है। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में इकोनॉमी नाम का कोई विभाग नहीं देखेंगे। फिर क्या है? क्योंकि दोस्तों ये एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। आप दोस्तों जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में अलग अलग सिद्धांत देखते हैं, थ्योरीज देखते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इनके। लेकिन दोस्तों इकोनॉमी क्या है? ये जो इकोनॉमी है, ये सबसे पहली बात किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होती है, क्षेत्र से संबंधित होती है। बहुत प्यार से समझिए दोस्तों, संबंधित होती है। तो जो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमी है, इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। समझना दोस्तों, इकोनॉमी कोई विषय नहीं है, इकोनॉमी किसी एक क्षेत्र से संबंधित है। अगर मेरे स्टूडेंट पूछेंगे सर क्षेत्र से संबंधित है का क्या मतलब है? दोस्तों क्षेत्र से संबंधित है का मतलब यह है कि हम इकोनॉमी में यह पढ़ते हैं कि किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में आखिर जो उत्पादन एवं उपभोग कैसे होता है, अब यहां से आप समझना मुझे। अगर आप ये पढ़ें कि उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट मी कि उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, दिस इज कॉल्ड। और अगर आप ये पढ़ते हैं कि किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र में, मान लो इस जगह, इस क्षेत्र में आखिर देखो, अगर आप पढ़ें उपभोक्ता क्या है, उत्पादक क्या है, मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, आपूर्ति क्या है, आपूर्ति का नियम क्या है, एवरीवन क्या? अगर आप पढ़ें किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में, एवरीवन ऑन द बोर्ड, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में एक उपभोक्ता किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में एक उपभोक्ता कैसे मांग करता है, यदि आप पढ़ें किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में आखिर उपभोक्ता कैसे मांग करता है, एक उत्पादक कैसे आपूर्ति करता है, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में सरकार कैसे काम करती है, इसे कहते हैं वहां की इकोनॉमी। इसलिए आपने हजारों बार सुना है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। बोलो क्या सुना है? भारतीय अर्थव्यवस्था। आपने हजारों बार सुना है बिहार की इकोनॉमी। अरे बोलो यस। क्या आपने कभी सुना है इंडियन इकोनॉमिक्स, बिहार इकोनॉमिक्स सुना है दोस्तों? तो इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक्स किसी क्षेत्र से संबंधित है, इसको याद रखना, किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है। और इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि उस क्षेत्र में आखिर उपभोक्ता मांग कैसे करता है, उत्पादक आपूर्ति कैसे करता है, सरकार कैसे नियंत्रण कर रही है। जब हम इनके व्यवहारों का अध्ययन करें तो उसे कहते हैं वहां की इकोनॉमी। जैसे आपने सुना अमेरिका की इकोनॉमी, आपने सुना चाइना की इकोनॉमी, आपने सुना पाकिस्तान की इकोनॉमी जो खत्म हो रही है। बोलो यस, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, बट इकोनॉमी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमी क्या है दोस्तों? अगर मुझे और अच्छी भाषा में कहने का समय मिले और मैं कहूं तो मैं कहूंगा यह एक व्यवस्था है, यह एक व्यवस्था है। तो जो इकोनॉमी है, एक्चुअली व्हाट द इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक व्यवस्था है, इट इज अ सिस्टम। यह एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है। कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, मान लो छोड़ो, अगर हम पढ़ रहे हैं बिहार की इकोनॉमी, तो हम पढ़ेंगे कि बिहार में जो उपभोक्ता है वो कैसे काम करता है, बिहार में उपभोक्ताओं के पास इनकम कैसी है, बिहार में लोगों का रोजगार कैसा है, बिहार में लोगों की मांग कैसी है। अगर इनको पढ़ें, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। बोलो सिंपल, बहुत सरल भाषा में समझ में आया? तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ व्यवस्था, और इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? एक विषय। दैट्स इट। कुछ स्वाद आ रहा है? पक्का ज्ञान मिल रहा है? राइट। और दोस्तों सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए हमें थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना होता है और ज्यादा डिवोशन चाहिए मुझे अपने स्टूडेंट से, क्योंकि चूंकि मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर
नॉट अवेयर अबाउट माय सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम स्टूडेंट जो है इन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहता ही है, साइंस वाइंस भी थोड़ी बहुत पढ़ के तो आई है, बोलो जी यस। तो लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, उन्हें इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी ही नहीं, और कभी पढ़ी भी किसी से तो समझ में नहीं आई, बोलो जी यस। जस्ट आफ्टर 3-4 क्लास फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से 3-4 क्लास बाद दोस्तों आप कहेंगे कि सर शानदार आनंद आने लगा और इकोनॉमी समझ में आने लगी। वो समझ में आने लगती तो मेरी पहली क्लास नहीं है, शुरू के घंटों में ही है, और मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों के मन में ऐसे अच्छे सेल्स डेवलप हो रहे हैं, आपके शरीर में अंदर दिमाग में भी कि वाह क्या पढ़ाता है ये बंदा, अरे बोलो ऐसा। और अगर आप मुझे 4-5 दिन सुनेंगे दोस्तों और 10-15 दिन के बाद तो ऐसा होता है कि आप सारे विषय एक साइड और इकोनॉमिक्स एक साइड, दोस्तों यही मेरा मार्कर और यही मेरे ज्ञान की कला है, और इसी का मैं पैसा कमाता हूं और मौज लेता हूं दोस्तों। कम ऑन, यस और नॉट, क्या आप समझेंगे नहीं, यही मेरा धंधा है, और मेरे खोपड़े को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है, वो क्या है, इकोनॉमिक्स, राइट। और 2011 से दोस्तों मैं सिर्फ एक ही विषय पढ़ा रहा हूं, दैट इज इकोनॉमिक्स, 2011 से। लाइक ये तो मैं ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ाना तो मैंने 2008 से शुरू किया था, जब मैंने 12th क्लियर किया और मैं पहली बार कॉलेज में आया और मैंने कोचिंग ढूंढ ली और वहीं से मैं शुरू हो गया इकोनॉमिक्स पढ़ाना। लेकिन जब मैं 11th 12th और बीकॉम वालों को पढ़ाता था तो मैं अपने एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करता, 8 से 11 ऐसे चल रहा था। ग्रेजुएशन खत्म होने के पहले ही 3rd ईयर के लास्ट में मैंने दोस्तों एक ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग सेटअप ज्वाइन किया मुखर्जी नगर में, और वो समय पूरे भारत की सबसे बड़ी कोचिंग हुआ करती थी। उसके माध्यम से मैंने 2011 से 18 पूरे 7 साल उसी कोचिंग में पढ़ाई और हिंदुस्तान के तमाम सारे राज्यों में मुझे पढ़ाने का अवसर मिला, और फिर 18 से लगातार ऐसे चलता रहा है। तो एक लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, एक ही विषय को पढ़ाने का बड़ी शिद्दत के साथ। और अब अगर मैं वो सब्जेक्ट भी आपके सामने परोस ना पाऊं और उसमें स्वाद ना दिला पाऊं तो फिर तो मुझे इस काम को छोड़कर किसी और काम में अपना काम लगाना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि आप मेरी बात समझ गए, कौन है सर, क्योंकि आई एम नॉट लाइक कि मुझे और भी सब्जेक्ट्स आते, मुझे इकोनॉमिक्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट की एबीसीडी भी नहीं आती। मतलब विश्वास मानिए पिछले इतने वर्षों से मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अखबार कहां आते हैं मॉडर्न में, मेडाइवल में, तो मुझे ये भी नहीं पता। देख लो दोस्तों, बिल्कुल कहानी खत्म है हमारी, तो नहीं समझेगा। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछोगे मुझे कुछ नहीं आता, बस एक ही विषय आता है दोस्तों, और मैं आई एम ऑलवेज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को परोसूं जिससे आपको आनंद आए और पढ़ने में स्वाद आने लगे। मेरे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर भी, वो जानते हैं दोस्तों उनका सबसे इंटरेस्टिंग विषय इकोनॉमिक्स ही है, आज भी है, छोड़ने के बाद भी है, बोलो जी सर। और आज भी दोस्तों वो इकोनॉमिक्स का कोई भी सवाल देखते हैं 10 में से 7-8 सवाल उनके सॉल्व हो जाते हैं, सही है कि नहीं। 10 में से 1-2 सवाल तो ऐसा भी हो मुझसे भी सॉल्व नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा क्या है, कमाल सर, क्योंकि टीचिंग लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो जीवन पर्यंत गतिविधियां हैं, बोलो जी तो वैसे हवाबाजी नहीं करता अपनी क्लास में नहीं। तो दोस्तों एक सवाल तो ऐसा भी हो सकता है जो मुझसे भी ना बने, थोड़ी बहुत गूगल की सहायता लेनी पड़े मुझे भी, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट 10 में से 6-7 सवाल भी कर रहे हैं तो वो उनकी जीत है, और इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, इससे ज्यादा आपको आपसे भी नहीं चाहिए होना चाहिए, कमाल सर। क्योंकि अगर हम 10 में से 7-8 सवाल कर लें ये तो बहुत मैक्सिमम है, क्योंकि जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो तो 10 में से 2 सवाल भी नहीं बना पाएंगे, अरे बोलो ऐसे, और आप 10 में से 7-8 बना लेते हो, इसका मतलब आपका काम हो गया, एवरीवन आपका काम हो गया। क्या मेरी बात ऑनलाइन मेरे सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करके जाते हो एग्जाम में, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी का पार्ट समझा दूं। क्या होता है कि इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी तो बहुत कम बच्चे बना पाते हैं, लेकिन समझना कि एग्जाम में आएगा कि डीपीएसपी किस देश से लिए गए और तुमने लगा दिया आयरलैंड, दोस्तों तुम सीना मत फुलाओ अपना, क्योंकि इस सवाल से सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जो नए स्टूडेंट बैठे हैं आवाज सुनाई देगी होगी कि ऐसे पढ़ा है नहीं, तो मैं एबीसीडी से शुरू करा अपनी क्लास में, बिल्कुल स्लो ग्रेजुअली धीरे-धीरे, बोलो जी यस। वो हम डिसाइड करते हैं कि मुझे कब क्या कैसे पढ़ाना है, बस आप मुझे ध्यान से सुने, ध्यान से सीखें, आपकी इकोनॉमी सुधर जाएगी। क्या मेरी बात समझे। चलो थोड़ा आगे चला जाए। तो चूंकि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, यहां तक आते आते मेरे स्टूडेंट्स ये सीख जाते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र एक विषय होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था होती है। अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं मांग और सप्लाई क्या है, और अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं किसी एक विशिष्ट स्थान पर मांग और सप्लाई कैसी है, बोलो जी यस। अब अगर हम बात करें अपनी क्लास में कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो जो आप क्लास में लिखते जाते हैं वो आप क्लास में लिखते जाइए, और दोस्तों जो नहीं लिख पा रहे हैं उसे छोड़ते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आपके हर टर्म हर टॉपिक दिमाग में इंस्टॉल हो जाना चाहिए, और जैसे बाकी लिखने का काम आप घर पे भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनना समझ में आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब तक पेन ना चले दिमाग के साथ जब तक समझ में नहीं आता है। आप अपनी स्ट्रेटजी से पढ़िए, लेकिन क्लास में आपका उद्देश्य हो कि चीजों को ट्रांसपेरेंटली क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से क्लियर, बोलो यस ना। अगर हम बात करें जो इकोनॉमी है, इसको मैं अलग अलग स्टैंडर्ड पे पढ़ाता हूं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें आर्थिक प्रणाली के आधार पर, आर्थिक प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं किसी एक विशिष्ट स्थान पर आर्थिक गतिविधियां कैसे होती है, इसका मतलब ये एक सिस्टम है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप अपने आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, क्या अलग अलग स्थानों पर अपनी खुद की व्यवस्था होगी, अलग अलग स्थानों पर अपना खुद का सिस्टम होगा, तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होगी, बोलो जी यस। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कि किसी एक क्षेत्र में, फिर से समझो भाई, इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं किसी एक स्थान का, किसी एक स्थान के बारे में, अरे बोलो यस। अब हम दोस्तों उस स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उस स्थान का सिस्टम भी जानेंगे। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमीज हैं पूरे वर्ल्ड में वो कहलाती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बोले तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसके अलावा दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दैट इज समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हम कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एंड दोस्तों जो तीसरा होता है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत प्यार से समझो, अभी हम सब चीजें समझाएंगे कि अगर हम बात करते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर कि जो आर्थिक प्रणालियां हैं या आप कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, इनके आधार पर हर कंट्री की एक अपनी अपना सिस्टम होता है। दोस्तों 3 तरीके से मैंने इकोनॉमी को डिवाइड किया, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और तीसरा मिश्रित, सही है। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 आर्थिक विकास के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर बात करें तो मैंने इकोनॉमीज को अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा। एक हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसे हम कहते हैं अविकसित या इसी को कहते हैं हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दिस इज कॉल्ड अविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा हम कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसे हम लोग कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। बोलो जी क्लियर? तो अगर हम बात करें तो मैंने विकास के आधार पर इकोनॉमीज को 3 भागों में बांट दिया। या तो किसी भी देश की इकोनॉमी, चूंकि इकोनॉमी किसी स्थान से है, बोलो जी यस, तो किसी देश की इकोनॉमी या तो अल्प विकसित या अविकसित हो सकती है, विकासशील हो सकती है या विकसित। सही है ना? मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इसके आगे बताने से पहले एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को। आप सभी लोगों ने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने अपने सभी सदस्य देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया। वर्ल्ड बैंक ने अपने सभी सदस्य देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया। वर्ल्ड बैंक अपने सभी सदस्य देशों को 4 भागों में बांटती है और जिसे कहती है लो इनकम कंट्रीज, निम्न आय वाले देश। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक कहती है लोअर मिडिल इनकम कंट्री, दैट इज कॉल्ड निम्न मध्यम आय वाले देश। तीसरा कहती है अपर मिडिल इनकम कंट्री, दैट इज कॉल्ड उच्च आय वाले देश। नो, अपर मिडिल इनकम कंट्री, उच्च मध्यम आय वाले देश। एंड चौथा होता है दैट इज कॉल्ड हाई इनकम कंट्री, दैट इज कॉल्ड उच्च आय वाले देश, तो मेरे प्यारे साथियों, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज पर द वर्ल्ड बैंक द कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 4 भागों में कंट्रीज का वर्गीकरण हुआ है, दैट इज लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम। क्या होता है सब सीखेंगे हम लोग, अभी सिर्फ फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। बोलो जी यस ना। चौथा स्तर है जब मैं इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह अपनी क्लास में समझा पाता हूं कि एक्चुअली इकोनॉमी क्या है। तो अगर हम बात करें, चौथा है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, जैसे एक भारतीय अर्थव्यवस्था है, अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें, इसके आधार पर हमने इकोनॉमीज को 2 भागों में बांटा है। एक जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या कहते हैं, दैट इज बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरा इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, खुली या कहते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था। एवरीवन, खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था क्या होता है आने वाली क्लास में आप ये भी सीखेंगे। तो फिलहाल हमने पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी को इन 4 भागों में वर्गीकृत किया। अगर हम ये देखना चाहें फिर से एक बार, इकोनॉमी किसी एक स्थान से संबंधी है, इसका मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगी। दोस्तों कैसी होगी? अगर हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था के आधार पर तो वो 3 प्रकार की, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगर हम बात करेंगे विकास के आधार पर तो अविकसित, विकासशील और विकसित। अगर हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल एंड हाई। अगर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर तो 2, दैट इज ओपन और क्लोज। क्लास 4:30 तक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों, इकोनॉमी से 4 टाइप्स की है। इज इट ऑल राइट? चलो अब एक एक करके इन सभी सेक्शंस को उठाएंगे और उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, सो दैट हमें आज और अगली क्लास में इकोनॉमी का एक बेहतर ज्ञान मिलेगा। क्या आप बात समझे? तो बस आप धीरे धीरे इकोनॉमी पढ़ो, मैं आपको इकोनॉमी के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। सही है कि नहीं? आप बस ईमानदारी लगन के साथ पढ़ो, सही है। और आप अपने एंड पर ईमानदार हो तो समझ लेना इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज बेटा देखो, फिर से वही बात पे आते हैं, वो बात पूरी नहीं हो पाई थी कि एक्चुअली सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन ऐसे होता है कि जो टॉपिक, जो क्वेश्चंस कम लोग करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से निर्णय ये मिलता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। जैसे आपके एग्जाम में मान लो 150 क्वेश्चन है, मान लो ऐसे 100 ले लेते हैं, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए, 100 में से आप पकड़ के चलो 20 सवाल डिसाइड करते हैं कि किस किस का होगा। बाकी के जो 50 सवाल होते हैं वो दोस्तों सब कर लेंगे। अगर आप 50 भी नहीं कर पा रहे तब तो तुम्हें फॉर्म भरने का अधिकार नहीं था, और फॉर्म भर दिया तो पेपर में जाने का अधिकार नहीं था। मेरी बातें एकदम स्पष्ट है, ध्यान सुनना कि 100 में से 50 सवाल ऐसे हैं जो सारे ही कर लेंगे। अगर नहीं कर पाए तो वो तो वैसे भी डैश है, कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन डैश से काम चला दिया, अपने अनुसार फुलफिल कर लेंगे। कौन? यस, वो दोस्तों डैश है। क्या है वो? डैश। अगर आप वो 50 भी नहीं कर पा रहे, मतलब 45-50 सवाल तो हर कोई कर लेगा, जो क्लास में पढ़ता भी नहीं है, सिर्फ आता है, सुनता है, चला जाता है। 50 तो उसके भी हो जाने। बोलो यस। अब बचे 20 से 25 सवाल। तो 20 से 25 सवाल ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर पाता, जो हार्डली 2-4 सवाल कोई कर लेता। बोलो जी यस, क्योंकि एग्जामिनर को एक अपनी पराकाष्ठा भी तो मेंटेन करनी है। कभी आपने सुना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 95% का कट ऑफ गया, 90% का गया? कभी सुना क्या? नहीं सुना। इस बार आप सुनते हैं 65, 70, 75।
मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं, तो इस मतलब आप अपने आप से ही सोचो, इसका मतलब है 65 70 75 का मतलब है कि भाई साहब 30-25 सवाल तो ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं बनते, और वो आप भी बिल्कुल कोशिश मत करो, उनकी जरूरत ही नहीं होती। बस वो 20-25 में 2-4 अगर बन गए तो समझना तुम बहुत होशियार हो, बहुत एक्स्ट्रा सुपर टैलेंटेड हो। अब आ जाओ बाकी के 20-25 सवाल। अब जो स्टूडेंट वो 20-25 सवाल कर देता है, बस उन्हीं का एग्जाम क्वालिफाई होता है। बस यहाँ की राम कहानी बिल्कुल सिंपल है। जिसने पकड़ ली एक बार में उसका इसी बार सिलेक्शन होगा, जिसने पकड़ी 2-4 साल बाद उसका 2-4 साल बाद सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी नहीं है। कभी कभी आप किसी स्टूडेंट को देखते हो या आप अपने रिलेटिव अड़ोसी पड़ोसी में देखते हो कि यार उसने तो 1 साल तैयारी करी और उसका सिलेक्शन हो गया। कभी कभी आप किसी को देखते हो वो 4-5 साल से लगा और अभी तक नहीं हुआ। बोलो जी यस, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाया इस बात को, जैसे डॉक्टर भरत अपनी पहली क्लास में बताता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो समझ लिए हो गया काम। बोलो जी क्लियर। तो आप जब एग्जाम करें तो आपका यही रणनीति हो कि वो जो 20-25 सवाल जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोगों के लिए हैं उनमें से मैं 2-4 सवाल निकाल दूं, बाकी छोड़ दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो तो किसी से भी नहीं होंगे। एग्जामिनर ने रखे ही इसलिए हैं कि वो अपना एक स्टैंडर्ड दिखा पाए, नहीं तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे सारे सवाल, तो एग्जामिनर की और बेइज्जती हो जाएगी। अक्खा हिंदुस्तान के लेवल पर दोस्तों बेइज्जती हो जाएगी बीपीएससी की। नहीं होगी क्या यार, इसमें एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे बच्चे 95% ला रहे हैं, कभी किसी एग्जाम में नहीं आते। भाई सिविल सर्विसेज यूपीएससी, और बताऊं आपको, जितना लेवल एग्जाम का कठिन होता है उतना ही जो कट ऑफ है वो कम होती है। अगर आप यूपीएससी की बात करो, क्योंकि मैं जनरली क्लासेस तो वहीं पे लेता हूं, तो अगर हम यूपीएससी बीपीएससी इन सब की बातें करें तो मेरे प्यारे साथियों, स्पेशली यूपीएससी में जिसके 47-48% नंबर आते हैं वो रैंक नंबर 1 होता है। मैं क्या बात कर रहा हूं आप समझो, मतलब 50% नंबर आ गए आपके जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया तो आप रैंक नंबर 1 है। इसका मतलब यूपीएससी खुद कहता है यार बाकी का 50% पढ़ना नहीं है, जो भी गिवन सिलेबस है उसका आप 60-70% अच्छी तरह करके चले जाओ, आप पहले अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। बच्चे समझेंगे कैसे, कोई इतने अच्छे से बताते ही नहीं है। तो आप भी दोस्तों आपके एग्जाम में आपको वो जो 20-25 सवाल है, मेरा जो डॉक्टर भरत का जो टारगेट होता है बस वही 20-25 सवाल, और वो जो 20-25 सवाल है उनमें से आप ये मान के चलो कि कम से कम 7-8-10 सवाल तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही है। अरे बोलो ऐसे। फिर आ जाओ हिस्ट्री से 2-3 हिस्ट्री के आ गए, आ जाओ पॉलिटी से 1-2 पॉलिटी के आ गए, 1-2 ज्योग्राफी के आ गए, जो एक्स्ट्रा टफ है जिनसे सिलेक्शन होना है। बोलो जी ऐसे। तो उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन है वो किसका है? मुझे लग रहा है आप समझ गए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये तो आपने आप बताओ आप कि दोस्तों क्या आप ये मानते हैं कि अगर 1 लाख स्टूडेंट इकोनॉमिक्स 1 लाख स्टूडेंट पेपर देने जा रहा है तो 1 लाख में कितने बच्चों को इकोनॉमिक्स आती होगी? आप तो अपने आप से ही सोचो यार। जो लोग पहले बच्चों के वो नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो अपने आप से सोचो कि क्या आप इकोनॉमिक्स आपका आखिरी ऑप्शन था या नहीं। ये अगर तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो इस दुनिया के सबसे जुड़े आदमी हो भाई। अपने आप बताओ जीएस में आप ऐसा कौन सा विषय है जो छोड़ के जाने वाले थे? था या नहीं? या तो आप छोड़ के जाने वाले थे या कभी होने ही वाला नहीं था। ऐसा आपने अपने आप से भी सोचा होगा, जल्दी बोलो हाँ। और दोस्तों अपन उसी विषय को सबसे तगड़ा विषय बना के जाएगा यहाँ से। कौन सही है कि नहीं? लो जी बात खत्म दोस्तों। ऐसे हमारे कुछ सीधे बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस बात को कि जो ये बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। कितने बात समर्थन करते हैं हाथ ऊपर करके बताइए दोस्तों। नहीं जो पहली बार नहीं, जो पहले पुराने स्टूडेंट है देखो दोस्तों, जानते हैं ये लोग ऐसा ही है कि नहीं? अभी इन्हें पता है भी तो तबाही मचेगी विषय की। तो अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से विषय को आज समझ रहे हैं। आज आपका पहला दिन है तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स के कुछ फैक्ट्स देखे। बोलो जी यस, माइक्रो मैक्रो समझा। आइए अब बात करते हैं आर्थिक प्रणाली के आधार पर। अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रणाली के आधार पर। देखो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम अगर हम बात करें आर्थिक प्रणाली के आधार पर, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आइए सीखते हैं, समझते हैं और इस पूरी इकोनॉमी को स्कैन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहली बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर मुझे यह करनी हो कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है तो मैं कहूंगा जहां संसाधन निजी स्वामित्व में होते हैं, जहां पर रिसोर्सेज जो हैं दे आर प्राइवेटली ओन्ड, जहां पे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं वो निजी स्वामित्व में होते हैं। समझना संसाधन क्या है, अभी भी तो बताया था, उपभोक्ता के लिए मुद्रा और समय, उत्पादक के लिए भूमि श्रम पूंजी संगठन। ऐसा भूल जाओ, जब भी मैं बोलूंगा संसाधन तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य उत्पादन के साधन की ओर होता है, बोले तो भूमि श्रम पूंजी संगठन। अब दोस्तों एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अधिकांश संसाधन, ज्यादातर रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड है, जहां पर ज्यादातर संसाधनों पर भूमि श्रम पूंजी संगठन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है, निजी व्यक्तियों का। इसका मतलब जहां पर दोस्तों मोर प्राइवेट सेक्टर्स, एक ऐसी इकोनॉमी, हम इकोनॉमी नहीं बोल रहे, हम कंट्री कंट्री बोल रहे हैं बस, एक ऐसी कंट्री जहां पर अधिक निजी क्षेत्र होते हैं, जहां पर अधिक निजी क्षेत्र होते हैं, मतलब यहां पे प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा है, जहां प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा है। इसका मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जहां पर जो हमारी सरकार है, सरकार का कम हस्तक्षेप, जहां पे सरकार का जो हस्तक्षेप है, सरकार का जो इंटरफेरेंस है, सरकार की जो भूमिका है वो बहुत कम है, या आप कह लो सीमित सरकारी भूमिका। जहां पे सरकार की जो भूमिका है, सरकार का जो रोल है, सरकार का जो अस्तित्व है वो बहुत कम है, या तो आप कह लो बहुत कम है या है ही नहीं। और जहां पे पूरी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर से भरी पड़ी, द इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक। मतलब आप समझ गए। तो अपने आप बताइए कैसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होते हैं, इस इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बताइए मुझे, सबसे जवाब चाहिए, ऑनलाइन जवाब दीजिए। तो ऐसी इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ऐसी इकोनॉमी का मेन उद्देश्य होगा लाभ अर्जित करना। बोलो जी यस। बताइए प्राइवेट कंपनीज किस लिए काम करती हैं? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, लाभ अर्जित करना, इसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मेरे प्यारे साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिस अर्थव्यवस्था में हम एक बात और जानते हैं, इस इकोनॉमी में हम कहते हैं उपभोक्ता संप्रभुता, उपभोक्ता संप्रभुता, इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर सोवरेनिटी। व्हाट इज उपभोक्ता संप्रभुता? दोस्तों उपभोक्ता संप्रभुता का मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो उपभोक्ताओं
के मांग के अनुसार, उपभोक्ताओं के मांग के अनुसार। नहीं समझे क्या दोस्तों? एक ऐसी इकोनॉमी, समझिए दोस्तों, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कंज्यूमर इज अ किंग, जो उपभोक्ता है वो राजा है, जहां पर जितनी कंपनीज हैं दे आर परफॉर्मिंग एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। जितनी भी इकोनॉमीज में जितनी भी कंपनीज हैं ये काम करती हैं उपभोक्ता के मांग और उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार। बोलो जी यस। ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, जब समाजवादी पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रखना इसको भी ऐसे ही। इस इकोनॉमी को हम दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था मतलब मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है ये बताएंगे दोस्तों। इस इकोनॉमी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे मैं कहता हूं प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड कीमत तंत्र। सिद्धांत के लो, बाकी कीमत तंत्र, सिद्धांत कह सकते हैं कीमत तंत्र। जरा देखना व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, एक नया वर्ड है कीमत तंत्र। अब देखो पढ़ने पढ़ाने के दो तरीके हैं, बार बार बताता हूं। पहला तो ये है कि आप इसको रट्टा मार लो कि गुरुजी ने कहा कि प्राइस मैकेनिज्म फलाना दिमागा, तुमने रट लिया, पेपर में आया, टिक मार दिया, काम हो गया, सिलेक्शन तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर विषय में गंभीरता लानी है, विषय को समझना है, विषय को सीखना है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एक एक बात कि आखिर से सर ये बताइए, ऐसे नहीं मानेंगे, आगे ये बताइए इसे बाजार तंत्र कहते क्यों है, आगे से कीमत सिद्धांत कहते क्यों है, राइट। तो जब तक आप ये सीख गए तो आनंद आएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कीमत तंत्र का मतलब क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन आप पहले इसी के अंदर एक और हम काम करते हैं। आप एक और नया शब्द आ रहा है आपके सामने, बाजार सेनाएं। बाजार सेनाएं बोले तो मार्केट फोर्सेस, इंग्लिश में बोलता हूं मार्केट फोर्सेस, बाजार सेनाएं। तो मुद्दे की बात यह है कि बाजार सेनाएं क्या होती हैं, ये मार्केट फोर्सेस क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी एक बाजार में, किसी भी एक मार्केट में सिर्फ दो फोर्सेस हैं। बाजार में कितनी सेनाएं हैं? सिर्फ दो सेनाएं हैं। किसी भी बाजार में दो सेनाएं होती हैं और उन्हीं को मैं बोलता हूं क्या, आज सीख लो काम आएगा। और इसे मैं बोलता हूं नंबर 1 डिमांड, मांग, और नंबर 2 सप्लाई। बस खत्म। किसी भी बाजार में सिर्फ दो सेनाएं हैं, नंबर 1 डिमांड एंड नंबर 2 सप्लाई, दैट्स इट। किसी भी बाजार में दो फोर्सेस हैं, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई, एक मांग और दूसरी आपूर्ति। बोलो क्लियर? अब ध्यान से सुनना, यदि किसी भी देश में, छोड़ो छोड़ो ऐसे समझो, ये बोतल, इस बोतल का प्राइस दो तरीकों से डिसाइड होता है। ये पंखा या मेरी शर्ट, इसका प्राइस दो तरीकों से डिसाइड होता है। पहला तरीका है कि मुझे इस बोतल को बनाने में कॉस्ट क्या आ रही है, मुझे लग रहा समझ गए, ये तो आप जानते ही हैं कि भाई इसकी लागत के अनुसार मैं इसमें टैक्स और प्रॉफिट जोड़ूंगा और इसका मार्केट प्राइस डिसाइड हो जाएगा कि भाई बाजार में ये कितने की बिकेगी। बोलो ये सही है। पॉइंट नंबर 2, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, बाजार में इस बोतल की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, क्या इसके आधार पर भी इसका प्राइस तय होगा। तो पहले तो बताया था कि अगर डिमांड क्या है ज्यादा और सप्लाई क्या है तो प्राइस। तो जब बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पर प्राइस डिटरमाइंड हो, कीमत का निर्धारण हो, इसी को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। बोलो जय हो। क्या बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड बाजार तंत्र या कीमत तंत्र या मूल्य तंत्र। बोलो जी ऐसे कि जब दोस्तों बाजार की सेनाएं प्रबल दर्जे पर डिसाइड करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसे मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? थैंक यू आशीष। तो इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बाजार की सेनाएं उन्मुक्त हैं, बाजार की सेनाएं स्वतंत्र हैं कि उनके निर्णय के आधार पर दोस्तों इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी यहाँ पर सरकार नहीं चला रही, यहाँ पर इकोनॉमी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर चला रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमी बाजार चला रहा है, इसलिए इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। बोलो जी ऐसे। ये इकोनॉमी कंज्यूमर्स को फेवर करती है, ये इकोनॉमी कंज्यूमर के आधार पर चलती है, कंज्यूमर की मांग को सलाम करती है, इसलिए इसको हम कंज्यूमर सोवरेनिटी, उपभोक्ता संप्रभुता यहाँ पर देखने को मिलता है। बोलो जी ऐसे। जैसे पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें यूएस, अगर हम बात करें क्या फ्रांस, अगर हम बात करें जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, इन सब की, यूरोप वगैरह, इन सब की इकोनॉमी कैसी है? कनाडा, इन सब की इकोनॉमी कैसी है? बोलो जी क्लियर? इसे बोलते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का दबदबा हो, जहां पे प्राइवेट सेक्टर के आधार पर कंट्री चलती हो, दिस इज कॉल्ड द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, द पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? इस इकोनॉमी को आप पूरा पलट दो, इस इकोनॉमी को आप पूरा पलट दो, तो नंबर 2 आप लिख सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बिल्कुल उल्टा, खत्म बात, एक ही लाइन में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बिल्कुल उल्टा। अगर हम इन सबको उल्टा करते हैं, जैसे मैंने कहा था निजी संसाधनों का स्वामित्व, और यहां पर मैं कहता हूं संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व मतलब यहां पर जो संसाधन है उन पर हम सबका स्वामित्व होता है, राइट, हम सबका स्वामित्व होता है। जहां पर संसाधनों पर निजी रूप से स्वामित्व ना हो, जहां पर संसाधनों पर कलेक्टिवली मतलब संपूर्ण रूप से समायोजित रूप से जहां पर कंट्रोल होता है, इसका मतलब है जहां पर सरकार की अधिक भूमिका, जहां पे सरकार की अधिक भूमिका। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट प्लेस द डोमिनेंट रोल, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सरकार का प्रभुत्व बहुत ज्यादा होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकार का दबदबा होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? समाजवादी। बिल्कुल उल्टा है, जल्दी बोलो यस। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो वहां पर क्या सरकार का रोल है? समाजवादी में सरकार का रोल है। यहाँ पे हम कह रहे हैं समाजवादी, इसका मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो समाज के लिए, समाज के द्वारा होती है। बोलो यस और नॉट? समाज के लिए और समाज के द्वारा, दैट इज सरकार का मतलब है जिस पर सबका अधिकार, उसे बोलते हैं सरकार। अरे बोलो यस। मतलब जिसमें सरकार का मतलब है समाज का अधिकार, इसका मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सरकार अहम भूमिका रखती है, जहाँ पे संसाधनों पर सबका अधिकार होता है। तो अपने आप बताओ ऐसी इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? दोस्तों ऐसी इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य होगा समाज कल्याण। ऐसी इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य होगा, ऐसी इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य होगा आय का समान वितरण।
जो आय है उसका समान वितरण हो, ऐसी इकोनॉमी का उद्देश्य होगा क्षेत्रीय समानता। हर एक क्षेत्र समान रहे। आप देखिए हमारे देश में एक साइड मेरे पास मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात है, और एक साइड मेरे पास बिहार और झारखंड है। बोलो कितनी असमानताएं हैं। बोलो ऐसा क्षेत्र, तुम लोग बाहर जाओ, मार के भगा दूंगा कल से। चलो बाहर, क्या चल रहा है भाई? कोई भी आ रहा, आते जा रहा, बैठते जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी इकोनॉमी जहां पे क्षेत्रीय समानता हो, इसका मतलब है आप देखिए एक साइड मेरे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, एक साइड मेरे पास गुजरात महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड समृद्ध राज्य हैं। बोलो जी सर। एक साइड मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र हैं, एक साइड मेरे पास शहरी क्षेत्र हैं। आप गांवों में शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं देख लो, आप शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल देख लो। बोलो जी यस। दोस्तों, क्षेत्रीय समानता, आय का समान वितरण, समाज कल्याण जैसे जो मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन सी इकोनॉमी के हैं? समाजवादी। बोलो समझ में आया? अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था ये सब बातें समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने अब इस पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड किया था। मैंने कहा ज्यादा समझ में नहीं आया, रुकिए अभी आएगा, देखना। अब दोस्तों यहाँ पर पूंजीवाद में, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, क्लास खत्म कर रहे हैं 2-4 मिनट में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने कहा था कंज्यूमर इज द किंग। बोलो बोला था, उपभोक्ता राजा होता है। बताओ दोस्तों, उपभोक्ता के अनुसार उत्पादक उत्पादन करता है। बोलो समझ में आया? अब भाई साहब समाजवादी में आइए। समाजवादी में सरकार राशन बांटती है, सरकार का काम है राशन बांटना। बोलो बांटती है। तो अगर हम राशन वितरण की बात करें तो सरकार कहती है भाई साहब ये वाला चावल मिल रहा है, ये वाला गेहूं मिल रहा है। क्या दोस्तों आपके पास विकल्प है? क्या आप राशन की दुकान पे जाओगे, मोटे मोटे चावल नहीं चाहिए, ऐसा कह सकते हैं आप? हमें तो यार ये खराब क्वालिटी चाहिए। तो दोस्तों जो मिल रहा है लो, वरना ऐसी तैसी कराओ। बोलो जी हाँ है ना? क्या यहाँ पर उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प होता है? क्या यहाँ पर उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प होता है? क्या उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता? उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता। अब बताइए दोस्तों, ये वाला पॉइंट क्या आप बाय डिफॉल्ट अपने आप समझ गए या नहीं? ये लो, उपभोक्ता संप्रभुता, इसका मतलब जहां उपभोक्ताओं के आधार पर प्रोडक्ट बने, जहां पे उपभोक्ताओं के पास विकल्प हो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? दैट इज पूंजीवादी। और जहां पर उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? समाजवादी। क्या समझ गए दोस्तों? यहाँ पे बताइए कीमतों का निर्धारण कौन करता है? इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। बोलो यस। इसे हम कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। इसका मतलब है दोस्तों जैसे सरकार का काम होता है कमांड करना, अरे बोलो यस, लगाम मतलब लगाम में रखना, इसी को हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। हिंदी में वैसे ही बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे एक और विशेषता है, केंद्रीय नियोजित, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, या हम एक और नाम डाल जानते हैं, सेंट्रली कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। पूरे वर्ल्ड में चाइना, रशिया, अरे बोलो यस, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती हैं? कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती हैं दोस्तों? अगर हम बात करें चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इनकी इकोनॉमी कौन सी है? समाजवादी। इनकी इकोनॉमी कौन सी है? समाजवादी। बोलो जी यस। अब ध्यान समझना, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, ये तो रट्टा मार लो या शाम को समझ लो। जैसे हमारे देश में अपन नियोजन मतलब प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। आपने पढ़ा होगा, सुना तो है ही सबने, और कभी ना कभी जीवन में पढ़ा ही है सबने। दोस्तों जो प्लान जो 5 ईयर प्लानिंग मॉडल है, भारत में जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, ये हमने रशिया से लिया है। याद रखना, जैसे पहले हम सोवियत यूनियन कहते थे, यूएसएसआर कहते थे, तो जो हमने पंचवर्षीय योजना का मॉडल लिया, हालांकि हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि नीति आयोग के आने के बाद 1 जनवरी 2015 में जब नीति आयोग आया, तो इसने 2017 में आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना रही, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश में वर्तमान में और 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजनाएं बनाना हो गई बंद। लेकिन खैर, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, ये मॉडल हमने लिया रशिया से। एवरीवन बोर्ड पे देखना कितना आनंद आएगा। पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहां से लिया, और रशिया कैसी इकोनॉमी है? बोलो जी यस। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनमें जो प्लानिंग का काम है, नियोजन का काम है, वो केंद्र के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? जो प्लानिंग का काम है वो कौन करे? सेंटर, इसलिए हम इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो कुल मिलाकर बिल्कुल सरल भाषा में कि जिस इकोनॉमी में सरकार का ज्यादा प्रभुत्व हो उसे कहेंगे समाजवादी, जिसमें निजी क्षेत्रों का ज्यादा प्रभुत्व हो उसे क्या कहेंगे? सही है ना? एक और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज व्हाट? मिश्रित। नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सो व्हाट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था? दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है दोस्तों एक ऐसी इकोनॉमी, बस कुछ भी नहीं है, जहां पर दोनों, नहीं समझे क्या? जहां पे आपको पूंजीवादी समाजवादी के लक्षण एक साथ देखने को मिले, दोनों मतलब पूंजी नहीं, ऐसे लिख लो, निजी क्षेत्र, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, जहां पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं, दोनों निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। बोलो समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर जो निजी क्षेत्र है, यहाँ पर जो निजी क्षेत्र है उसका उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। जैसे हमारे, आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इंडिया, भारत। बोलो जी यस। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो आपको निजी क्षेत्र भी दिखेंगे, भेल गेल, नो, जैसे हमारा खान ग्लोबल स्टडीज क्या है, जैसे दोस्तों रिलायंस क्या है, टाटा क्या है, इन्फोसिस क्या है, विप्रो क्या है, इसी तरह से सार्वजनिक, और याद रखना इंग्लिश में से कहते हैं पब्लिक सेक्टर। और जब भी मैं अपनी क्लास में सार्वजनिक बात करूं या पब्लिक, इसका मतलब होता है सरकार। तो मुझे बताइए दोस्तों, हमारे देश में अगर हम बात करें तो भेल क्या है? भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, बैंकों में सरकारी बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद, ये सब क्या है दोस्तों? दैट्स इट। तो इसका मतलब इनका उद्देश्य होता है समाज कल्याण। एवरीवन, इनका उद्देश्य होता है समाज कल्याण। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? मिश्रित। क्या बोलते हैं? अब आप यहां पर आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, और आप नोट डाल के नीचे लिख सकते हैं कि भारत आजादी से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो करता है। मतलब भारत आजादी के समय से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की थी। लेकिन क्लियर है? लेकिन दोस्तों मैं बोलूंगा, लेकिन झुकाव, हमारी इकोनॉमी ही तो मिश्रित, लेकिन इसका जो झुकाव था आजादी के समय वो समाजवाद की ओर था, समाजवादी था। मतलब समझना, जब आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के पास इकोनॉमी आई
और जब जवाहरलाल नेहरू जी को देश की इकोनॉमी की बागडोर संभालनी थी तो जवाहरलाल नेहरू जी बोले, या इनके आसपास जितने लोग थे उन्होंने कहा कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करें, तो आजादी के बाद से ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करने लगे। लेकिन जो हमारा झुकाव था वो समाजवाद की ओर था। कभी आपको सिविल सर्विसेज की क्लास में मेरी क्लास पढ़ने का ऑप्शन मिलता है, तब आप वहां पे आइएगा, और विशेष रूप से मेंस में। तो मेंस की क्लासेस में हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया, भारत में औद्योगिक नीतियां। उसमें मैं आपको बताता हूं कि आजादी के बाद हमारे औद्योगिक क्षेत्र को, हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो आपको बस थोड़ा सी ओवरव्यू सुन लो कि हमारे देश की सरकार ने आजादी के बाद से ही सबसे पहला काम किया, और वो काम ये किया कि हमारी देश की सरकार ने आजादी के बाद सबसे पहली बार औद्योगिक नीति बनाई, जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, 1948, राइट। जब 1948 की औद्योगिक नीति बनी तो इस औद्योगिक नीति में साफ साफ देखने को मिला कि अधिकांश जो उद्योग थे, जो इंडस्ट्रीज थी, वो सरकार ने अपने पास रख ली, कुछ ही उद्योग प्राइवेट सेक्टर्स को दिए। तो इससे मैं ये तो कहने लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अधिकांश उद्योग क्योंकि सरकार के अंडर में थे, इसलिए सरकार का झुकाव कहां की ओर था, समाजवाद। लेकिन अच्छे से हमने देखने को मिला कि 1956 या आप कह लो द्वितीय औद्योगिक नीति, भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति बनाई गई, दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जैसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी कहते हैं, आईपीआर औद्योगिक नीति संकल्प, या इसी को मैं बोलता हूं द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक संविधान। दोस्तों जो दूसरी औद्योगिक नीति है वो हमारे इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, और वहां पे हमें देखने को मिला अब सरकार ने तमाम सारे उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब है हम कहते हैं कि दूसरी औद्योगिक नीति, या आप यहाँ पर 1956 में देखते हो तो भारत में सेकंड 5 ईयर प्लान बना था, बोलो जी यस। तो हम कहते हैं जब भी एग्जाम में आई बात कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया, तो हम कहते हैं कि इस समय अब भारत किसको अपनाने लगा, मिश्रित को। क्या मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई? लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से, एवरीवन ऑन द बोर्ड, पूर्ण रूप से भारत मिश्रित होता है 1991 की एलपीजी के बाद, बोलो जी यस। दोस्तों 1991 में हमारे हिंदुस्तान में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, नई आर्थिक नीतियां आई, और नई आर्थिक नीतियों में हम लेकर आए एलपीजी। मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं एलपीजी क्या होता है, नहीं जानते तो घर पे जाके पढ़िए। दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है, आप थोड़ा घर पे पढ़िएगा, और नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ में आया तो कल बताते हैं। तो हमने एलपीजी का मॉडल जब लागू किया तो हमने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से इसमें बांट लिया। नाउ इस पूरी बात को एक लाइन में समझा दिया जाए तो हम कहते हैं कि आजादी से ही भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुपालन कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसका झुकाव कहां था, समाजवाद। 1956 दूसरी औद्योगिक नीति और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से भारत कहां बदल गया, मिश्रित में, लेकिन पूर्ण रूप से मिश्रित में कब बदला, 1991। दोस्तों आज के लिए काफी है। हैव अ नाइस